Welcome back to continue the study of the group 17, in which we studied the properties or chemical properties of group 17. I hope कि जो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर प्रीवियस से ही स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, ताकि जिन बच्चों ने पिछला नहीं देखा है वो यहीं से उनको पॉइंट समझ में आ जाए कि ग्रुप 17 में हाइड्रोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिक, फर्स्ट एलिमेंट शोज अनामोलस बिहेवियर, जो हमने लास्ट वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आके कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमने अपने आप को स्टॉप किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट में कि फ्लोरीन शोज ओनली -1 एंड रेस्ट ऑफ शोज +1 +3 +5 and +7. It means these are the oxidation state shown by the halogen atoms. तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को आगे जब हम डिस्कस करेंगे बेटा, सेम पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। कहीं केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा बच्चों के अंदर एक फियर है कि इसमें हम कितनी चीज़ें याद करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। इनके बेसिक्स को पकड़िए। अगर आप ग्रुप 15 को एक बार एनालाइज करके देखिए, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ में भी हमने हाइड्रोजन के साथ कराया था तो हाइड्राइड्स बनाए थे, ऑक्सीजन के साथ कराया था तो हैलाइड्स बनाए थे। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जब रिएक्शन विथ मेटल, तब ये बना देगा मेटल हैलाइड। और लास्ट में हमने सारे टॉपिक्स में ही क्लियर किया था कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से तो हैलाइड्स। तो बच्चा सिंपल सी बात है कि इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने बार बार डिस्कस किया, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ डिस्कस किया। इसलिए जब हम जितनी बार पढ़ते हैं सोचते पता नहीं फिर कोई नई चीज़ आ गई। ना तो वो नया होता है, ना ही वो पिछला रिपीट होता है। वो किस एलिमेंट के करेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा, उस पर सारी कहानी बेस हो जाती है। तो अब तक हमने जितने डिस्कस किए 15-16 एलिमेंट्स को लेकर के, वहाँ प्रॉपर्टीज वो उनकी थी। अब हम फ्लोरीन या हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा कि जब यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड्स बनाएगा। तो अगर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फैमिली, सो आप बना के देखिए, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ दिस फ्लोरीन, देन इट फॉर्म्स HF. This hydrogen reacts with this chlorine, then it forms HCl. This hydrogen reacts with this Br, जनरली HBr, और इस हाइड्रोजन की रिएक्शन I से कराई तो HI। हमने लास्ट एलिमेंट को डिस्कस नहीं किया। बहुत से बच्चों की क्यूरियोसिटी है इसको क्यों छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है बेटा जी, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी स्टडी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बहुत बुरा कंसेप्ट है इस केमिस्ट्री को लेकर के, इसमें एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं होते हैं बेटा। ग्रेजुअली जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और स्टडी करते करते हम किसी एक पॉइंट पे आकर के अटक जाते हैं कि अब हम इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से लाएं, उस समय जो नई थ्योरी ओरिजिनेट होती है उसे आप एक्सेप्शन का नाम देते हो। अदरवाइज आप जितने भी टॉपिक देखिएगा सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई रटना नहीं है, ऑल आर इन बेस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के इन सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे ये कंपाउंड बनके प्रिपेयर हो गया। अब इन कंपाउंड्स की स्टडी क्या है, सिंपल सी बात है कि HF बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इट मींस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो when the bond dissociation enthalpy is considered in case of HF, it is very high. But when move down the group in which hydrides of halogens are formed, size are increases, force of attractions are weak. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम हो जाएगा तो लीस्ट एनर्जी पे भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमने पहला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर। सेकेंड, अब अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन में H+ आयन उतनी ही आसानी से ये रिलीज कर देगा, और दोज कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन इन द aqueous solution आर एसिडिक इन नेचर। सो टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वीक हो रही है, यानी कम एनर्जी खर्च करके ही वो ब्रेक हो जाएगा, इट मींस स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस द। क्लियर। अब
Second case, reaction with oxides, yani elements when react with oxide then it forms oxides. Oxides, number of oxides are formed, but fluorine के केस में एक्सेप्शनली केवल ये दो ही बना पाएगा, एक OF2 और एक O2F2। उसमें भी जो OF2 होगा ये स्टेबल होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। जनरली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन ये 298 पे है। एंड बोथ ऑक्साइड्स यानी OF2 और O2F2 act as a फ्लोरीनेटिंग एजेंट, यानी जहाँ पर हमें फ्लोरीन को ऐड करना होगा वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आप देखिए तो दोनों ही एलिमेंट बहुत स्मॉल साइज के हैं और दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फैक्टर्स नहीं है। बट in case of chlorine, 4 oxides are formed like Cl2O, ClO3, Cl2O6, Cl2O, ClO2 और Cl2O6 और Cl2O7 4 ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा एंड सभी के सभी जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होंगे। ऑक्साइड्स का एडिशन है, इट मींस इट जनरली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज होकर के ये फटाफट एपॉक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट Cl2O6, Cl2O7 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इन चारों ऑक्साइड्स में भी जो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स आपके बोर्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां पर एक नंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता था कि विच ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द पल्प, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज और वाटर ट्रीटमेंट। तो इन चार में से केवल ClO2 ही एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका यूज किया जाएगा ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में फॉर पेपर पल्प इंडस्ट्रीज एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो बेटा ये जो हमने स्पेसिफिक कलर से आपको मार्क किया है उसका लॉजिक ये है कि ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एसएससी रीजन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इसको कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट ब्रोमीन के ऑक्साइड पे आई है, तो ये भी 3 तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे, Br2O, BrO2 और BrO3। ये तीनों ही लीस्ट स्टेबल हैं, केवल रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करते हैं और ऑल आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन भी 3 ऑक्साइड बनाएगा, I2O4, I2O5, I2O7। इन 3 में भी जो हमें एक इम्पॉर्टेंट या स्पेसिफिक लगा रेस्ट ऑफ द अदर वो था I2O5। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स के लिए। तो हमने 2 पॉइंट्स आपके कंसीडर किए, पहला रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस। नेक्स्ट हेडिंग में आप आइए, इसको आप अगर आपने नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट आएगी रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम हैलोजन की रिएक्शन करा किससे रहे हैं, हैलोजन से। तो whenever halogen reacts with halogen, one molecule of halogen reacts with another halogen, then resulting compound is called interhalogen compound। क्लियर? ये सबसे स्पेसिफिक है कि जो किसी भी ग्रुप में कंसीडर नहीं हुआ था कि हैलोजन की हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे, देन वी फाइंड इंटरहैलोजन कंपाउंड। आप कितनी तरीके के इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे, तो यहाँ हमने जो आपको फर्स्ट स्टेट में लिख के दिखाया कितनी तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जितने अनपेयर्ड फैक्टर्स है उतने ही हैलोजन आप ऐड कर पाओगे। तो यानी +1 +3 +5 एंड +7, सो इट फॉर्म्स XX', अनदर इज XX'3 क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट XX'5 5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेक्स्ट XX'7। ठीक, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ही इंटरहैलोजन कंपाउंड भी फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 जगह पे X लिखा है और एक जगह पे X' लिखा है। हमेशा याद रखिएगा कि X और X' में X इज ऑलवेज बिगर देन X'। यही एक कारण है कि अगर हम एक क्वेश्चन आपके यहाँ बन के आता है कि ClF इज फॉर्म्ड बट FCl डज नॉट, व्हाई?
क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स एक्स डैश का, और एक्स एक्स डैश में एक्स इज बिगर देन एक्स डैश, तो क्लोरीन इज बिगर देन फ्लोरीन, ये अपने में एकोमोडेट कर लेगा, लेकिन इस फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वो इतने बड़े क्लोरीन को अपने में एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण HCl फॉर्म नहीं होगा और ClF फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया कि व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड और कितनी तरीके के इंटर हैलोजन कंपाउंड मेकअप हो रहे हैं। 4 तरीके के, XX', XX'3, XX'5, XX'7 और XX'7। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 इज बिगर एंड 1 इज स्मॉलर, इसको भी आप अपना चाहें तो यहाँ पर एक कॉलम में लिख सकते हैं कि X इज ऑलवेज बिगर हैलोजन एज कंपेयर टू XX' दैट इज स्मॉलर। अब इम्पॉर्टेंट आता है बच्चा इसकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। हम किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आप इस हैलोजन को देखिए तो इस हैलोजन का एटॉमिक नंबर आया था हमारे पास NH2 NP3 और हमारे पास D खाली था। क्लियर? अगर एक हैलोजन ही हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब केवल इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक X' को हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट? तो सेंटर ऑफ द एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी AX बनाया आपने। X' कितने थे? ओनली 1 था, आपने X' बना दिया, ये वाला बॉन्ड आपने शो कर दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग बचे 3 लोन पेयर। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाते हैं उनके नंबर यहीं पे रिमूव होते हैं, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, बट व्हेन यू राइट 3 pairs of lone pair 1 2 3 and then the structure is right. Clear? It means this structure is linear with 3 lone pair. जब हम X'3 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे S में एज यूजुअल यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गए 1 1 एंड D में हमने फिर बनाया 1। सो हाउ मेनी X' इज प्रेजेंट? 3 मतलब एक X' यहाँ आया, एक X' यहाँ आया, एक X' यहाँ आया। आपके हमारे पास टोटल लोन पेयर कितने बचे? 2। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते थे कि बीच में हम X लगाते, एक X', दूसरा X', तीसरा X' एंड 2 लोन पेयर्स को हम यहाँ पर शो कर देते। क्लियर? फिर X, हाँ मैंने अभी बोला शेप, हाइब्रिडाइजेशन में आपका यहाँ पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, कितने ऑर्बिटल्स ने पार्ट लिया? एक S ने, P के 3 ने, तो 1 इज sp3 एक D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। X5 में जाइए तो आपकी ये अनपेयर्ड, ये सब अनपेयर्ड हो जाएंगी क्योंकि अब हमें 5 X' इन्वॉल्व करने हैं। तो हमने एक X', दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड द शेप इज कितने? 1 2 3 4 5। आपकी 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर बना दिया। 1 2 3 4 5 X'। कि अब आपसे किसी भी कंपाउंड का कहे, जैसे BrF5 का कहे, IF7 का कहे, तो जो भी कहेगा आप पहले उसके जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि वो कौन से फॉर्म का इंटर हैलोजन कंपाउंड है, और तब आप उसके सिंपल शेप को डिफाइन कर सकेंगे। सेम ऐसे ही IF7 की तरफ जाइए तो 1 2 3, आपकी ये 3 सब अनपेयर, क्योंकि अब हमको 7 नया मेंबर चाहिए, तो 7 नए मेंबर्स के लिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि मैंने भी आपसे बोला ना कि IF7 का आपसे पूछ ले, तो IF7 का मतलब होगा कि I को आप बीच में रखोगे, 7 F लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी अब इस स्ट्रक्चर में कहीं भी लोन पेयर नहीं है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, कितने ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं, 1s 3p और 3d। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा जी आप लोगों का, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। अब हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, बची हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कि किस शेप को डिफाइन करेगा। तो जैसे एक्स एक्स डैश में तो मैंने सिंपल बोला, एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहा था, तो लीनियर विथ 3 लोन पेयर। सेकेंड वाले का शेप यानी एक्स एक्स थ्री का क्या आ गया, बेंट टी शेप, इसको आप कह सकते थे बेंट शेप। ये केमिकल बॉन्डिंग जब आपने पढ़ा होगा बेटा तब वहां पर भी क्लियर किया गया होगा कि किस हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा शेप होता है। नेक्स्ट कितने बॉन्ड हो गए, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट वाला हमारा sp3d2, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने ऑर्बिटल इसमें पार्ट ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं 5 वाले में, सॉरी ये है बेंच शेप, ये है स्क्वायर पिरामिडल। जो ऊपर लिख गई हूँ यहाँ 5 वाले के आगे लिखे स्क्वायर पिरामिडल, ये 3 वाला बेंच शेप, 5 वाला स्क्वायर पिरामिडल, 1 sp3 वाले में केवल सिंपल लोन पेयर, और लास्ट हमारा आया sp3d3 जिसको आप लिखोगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिड। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 क्लियर हो गया होगा।